हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्टअप की बात करेंगे। स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप की डार्क साइड क्या है, किसको कुछ नया स्टार्टअप करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, कुछ थोड़ा लीक से हट के करना चाहिए, जॉब करने में क्या आसानी है या क्या डिफिकल्टी है, बिजनेस में क्या मुश्किल है और क्या आसानी है, और लाइफ उसके बाद कैसी होती है। स्टार्टअप और बिजनेस और दुकान और अपना एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, फाउंडर कौन होता है, को फाउंडर कौन होता है, एक्विजिशन क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, उसके बाद सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन सब पे हम लोग आज थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। बहुत डिटेल वीडियो, बहुत टेक्निकल वीडियो तो आज शायद मेरा मूड नहीं है बनाने का। हालांकि मैं ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो जो जितनी नॉलेज है उसी को मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। बट यस, आपको मजा आएगा। और अगर आप यंग जनरेशन वाले लोग हैं, कॉलेज पास आउट हैं या पहले दूसरे जॉब में हैं, उसके बाद अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आपको जरूर एक थोड़ा सा स्पार्क देगा। सो आई होप आप पूरा वीडियो आखिरी तक देखेंगे और उसके बाद कमेंट भी करेंगे, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहली बात, स्टार्टअप होता क्या है। ये स्टार्टअप बेसिकली आइडिया होता है, जो एक नया आइडिया आपके दिमाग में आया। आइडिया थोड़ा नया नहीं हो तो भी चलेगा, बट अलग होना चाहिए, जो मैक्सिमम या ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और प्रॉब्लम जो सोल्यूशन आप ऑफर करेंगे, दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, दैट शुड हेल्प इन अ ब्रॉडर वे, और लोगों के लाइफ को आसान बनाए। ये स्टार्टअप कहलाता है। अब स्टार्टअप आइडिया किसी को भी आ सकता है, कॉलेज में आ सकता है, काफी आप अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में है तो वहां भी आ सकता है, 50s में है तो आ सकता है, 40s में है तो आ सकता है। कई बार मजबूरी स्टार्टअप लेके आता है, जॉब अच्छी नहीं है, परेशान हो रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। कई बार आइडिया आपको क्लिक करता रहता है, आपको समय की पहचान नहीं हो पाती, कब करें कब ना करें, तो वहां से भी आप आइडिया एक एकाएक अंदर से थ्रस्ट आता नहीं, अब कर देना चाहिए, तो वहां से भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा पॉइंट है इस वीडियो में, मैं बताने वाला हूं कि फंड रन हो जाता है वहां, तब क्या करना चाहिए, एक्चुअल स्टार्टअप मैक्सिमम क्या होते हैं, उस पे आपको पहले जानना जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू इट। तो ये सारी बातें मैंने 5 पॉइंट 6 पॉइंट में इसको समेटा है। तो पहला पॉइंट है कि आपका जो स्टार्टअप है, कोशिश करिए वो यूनिक हो और उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर ना हो। अगर वो यूनिक होगा और कॉम्पिटिटर नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको आसान होगा। अगर उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको ये कोशिश करना होगा कि उस स्टार्टअप को आपको एक पर्टिकुलर कुछ चेंज के साथ डेवलप करना होगा, उस चेंज के साथ ऑफर करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि कैसे अपने प्रोडक्ट को आप बाकी के प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट करें। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये केवल होना ही नहीं चाहिए, ये कन्वे भी होना चाहिए। आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पब्लिक को पता ही नहीं है। किसी ने KFC का मान लो डुप्लीकेट बनाया, KFC जैसा एक मॉडल डेवलप किया जिसमें चिकन के और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज पेश कर रहे हैं, लेकिन वो जो वैरायटीज हैं वो लोगों तक पता ही नहीं पहुंच चल पा रही है, लोग जा ही नहीं रहे हैं, या जो एक एक करके लोग आ रहे हैं और उससे वर्ड ऑफ माउथ है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को बताना भी पड़ेगा, लोगों को टेस्ट कराना होगा, उसके लिए आपको ऑफर और बाकी चीजें आपको देनी होगी टाइम टू टाइम। दूसरी बात, जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल टाइम में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में और फंडिंग उठाने के चक्कर में बहुत सस्ते में अपनी वैल्यूएशन डाउन करके उनको शेयर दे देते हैं। कुछ कुछ मैं देखता हूँ 50-20 लाख में ही कंपनी का आधा शेयर दे देते हैं। मैं मानता हूँ शुरू में जरूरत होती है फंड की, और आपके पास फंड होता नहीं है तो आप कई बार कंप्रोमाइज कर लेते हो, लेकिन फिर भी ये एक जो वैल्यू है जिसके लिए बेसिकली आप अपना सब कुछ दांव लगाने वाले हैं, वो बहुत हैवी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे मुझे लगता है कि आप अपने वैल्यू को कम से कम डाइल्यूट करें, वैल्यूएशन को कम से कम डाइल्यूट करें, वहां एक आपको प्रिकॉशन लेना है। और अगर संभव हो सके तो शुरू में बूट स्ट्रैपिंग करें, मतलब खुद से खुद की जमा पूंजी लगाएं, और जब एक लेवल पे आ जाए तो आपको वहां पे वैल्यूएशन के लिए जाना, मतलब फंडिंग के लिए जाना होगा, और कम डाइल्यूशन में आपको ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट है मेरा, यानी जो सेकंड पॉइंट था, एक्स्ट्रा कॉसेस अबाउट द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। को फाउंडर जितने भी आप चुनते हो, वहां पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे को फाउंडर लेके आते हो, उनके साथ आप शेयरिंग कैसे करते हो अपने शेयर का, अपने कंपनी के ओनरशिप का। तो 2 पॉइंट तो ये रहा। तीसरा पॉइंट मेरा है कि जब भी आप को फाउंडर को इंट्रोड्यूस करो, यानी रिलेशनशिप बिटवीन फाउंडर एंड को फाउंडर,
कई बार जब शुरू शुरू में बिजनेस स्टार्ट होता है कि सबके अंदर एक जोश होता है, आपके को फाउंडर के अंदर भी जोश होगा, आपके अंदर भी यार कुछ करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चलता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है या कोई क्राइसिस आने लगता है, या तो बहुत सक्सेस या बहुत क्राइसिस, दोनों के केसेस में रिफ्ट आते हैं, दिक्कतें आती हैं। और वहाँ पे जब सब कुछ शुरू में वर्बल रहता है, कुछ रिटर्न नहीं रहता, तो दिक्कत आती है, एग्जिट में दिक्कत आती है। कोई एक हो सकता है उसकी एनर्जी और उसकी थॉट आपके साथ पूरी तरह सिंक ना करे। शुरू में आपको लग रहा था कि यार एक सिंक कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बट इतना आसान नहीं होता कोई भी स्टैब्लिश करना। आपको पता है जितने भी इंडिया में लगभग लास्ट ईयर करीब 110 या ऐसे कुछ यूनिकॉर्न थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल थे। यानी रेस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न जो प्रॉफिटेबल भी थे उसमें से 10-15 जेन्युइन प्रॉफिटेबल थे, बाकी मार्जिनल प्रॉफिट ले रहे थे। यानी मैक्सिमम तो 70% तो लॉस में ही होते हैं। तो लॉस में है आप, फंडिंग आपको मिल रहा है, तब तक तो रिलेशन सही होता है, बट जब क्राइसिस स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तब आप कमियां ढूंढने लगते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो फिर आपको लगता है कि एक बंदा जो हमारा है वो उतनी मेहनत नहीं करता या वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं करता, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसे केसेस में जब रिलेशन बिटवीन फाउंडर एंड को फाउंडर की बात मैं कर रहा हूं, तो सब कुछ यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए, एग्जिट क्लॉज होना चाहिए, किसके किसके रोल क्या होंगे, किसके किसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। कई कई बार शुरू में आप उतना लंबा नहीं सोच पाते, तो आप शुरू में एक रूल ये भी बना लीजिए कि हर 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में, या रूल नहीं बनाने की जरूरत भी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग नए रूल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने एग्रीमेंट में। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, सब कुछ रिटर्न रहता है, तो क्लैरिटी रहता है, क्योंकि आप साइन कर रहे होते हैं कुछ कुछ दिनों पे, तो आपको भी पता होता है कि आपके लिमिटेशंस कहाँ हैं, आपको भी पता होता है कि सामने वाले के लिमिटेशंस कहाँ हैं, कहाँ पे वो गलत जा रहा है, कहाँ पे सही जा रहा है, और यहाँ से आपका रिलेशनशिप समय तक चलता है और आप आगे भी ग्रो करते हो। जो मेरा 4th पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ये जो 4th पॉइंट है वो कहता है कि क्या आप बड़ा बड़ा बनने के लिए काम कर रहे हो या बड़ा दिखने के लिए काम कर रहे हो। मैक्सिमम जो नई कंपनीज है वहां के फाउंडर्स इसी में फेल हो जा रहे हैं। वो बेसिकली बड़ा दिखने के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है फंडिंग के पैसे कई बार पेन नहीं होता अंदर से, आप खर्च किए जा रहे हो, अपनी सारे जो कंपनी के काम है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने में लगा रहे हो, रियल प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना रहे हो, वैल्यूएशन बना रहे हो, अननेसरी कस्टमर एक्वायर कर रहे हो, अननेसरी इनऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हो चीज़ों को, और जिससे कि आपको आपकी फाइल मजबूत हो जाए, आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो जाए। आप अननेसरी इतनी हायरिंग कर रहे हो, सिर्फ IITs IIMs को भर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए कि आपका वैल्यूएशन बढ़े, सो दैट नेक्स्ट राउंड की फंडिंग आपको मिले। बट अल्टीमेटली कंपनी का या जो आप स्टार्टअप किए उसका एम फंडिंग बढ़ाना नहीं है, उसका एम है वैल्यू बढ़ाना। वैल्यू बनाओगे तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ेगी। सो मेरा मानना है कि यहाँ पे आप लोग को काम करना होगा वैल्यू बढ़ाने के लिए, ना कि वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, बिकॉज वैल्यूएशन तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप पीछे पीछे आएगा। सो ये बहुत क्लियर आपके आपके और आपके टीम और आपके को फाउंडर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें वैल्यू बढ़ाना है कंपनी का। और 5वां जो पॉइंट है, आपको बहुत क्लियर कट समझना होगा कि जब आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो यानी स्टार्टअप वर्सेस जॉब वर्सेस बिजनेस, आपको बहुत क्लियर कट इनके डेफिनेशंस होने चाहिए। आपने पेरेंट के गले पे बैठ गए हो, दुकान पे बैठ गए हो, तो वो बिजनेस है। चाय की दुकान खोल ली, परचून की दुकान खोल ली, एक राशन की दुकान खोल ली, एक सिंपल जनरल स्टोर खोल लिया, केमिस्ट की शॉप खोल ली, ये सब बिजनेस है, दुकान है, स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप में जब आप आते हो ना, तो आपको पूरा ब्लड एंड स्वेट लगाना पड़ता है, 18 आवर्स काम करना पड़ता है, 12-13 घंटे तो नॉर्मल होते हैं। आपको कई बार अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, फैमिली लाइफ को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो फाउंडर्स की लाइफ, पर्सनल लाइफ ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। कई बुक्स भी आई हैं इस पे, जहाँ पे फैमिली कहती है यार तू वही देख, तलाक तक हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत बैलेंस तरीके से और पहले ही ये सोचना होगा कि आपका ये जो आने वाला पीरियड है 2-3 साल, वो बहुत टफ होने वाला है। आपकी पर्सनल सेविंग जा सकती है, आपके पर्सनल FD जा सकते हैं, घर वालों की सेविंग जा सकती है, और अल्टीमेटली जितना भी मार्केट ड्यू होगा वो आपके सर पे आने वाला है, क्योंकि यू विल बी द फेस। तो ये जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा बिफोर मूविंग अहेड, क्योंकि यहाँ से कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्टार्टअप है उसमें 70-80% तो फ्लॉप ही हो रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है। तो एग्जिट क्या होगा, कहाँ पे थ्रेशोल्ड आपको बनाना है, कहाँ पे आपको क्लोज कर देना है चीज़ों को, थोड़ा निगेटिव होता है सोचना शुरू में ही ये चीज़, बट ये क्लैरिटी अपने माइंड में, अपने राइटअप में, अपने एग्रीमेंट में होना बहुत ज़रूरी है कि वेयर टू स्टॉप, लक्ष्मण रेखा कहाँ है। अगर वो नहीं क्लियर होगा तो आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट
startup. Thank you very, very much. Bye bye. Take care and thanks for watching.